न्यूमेरिकल में डिस्कस कर लेंगे। देखिए न्यूमेरिकल में ध्यान दीजिएगा, एन इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर PQR बेंट टू जॉइन ए राइट एंगल ट्रायंगल एज सोन। ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। यहाँ पर ये P, Q, R और Q पॉइंट पर राइट एंगल है एंड I current is passing through this wire. Magnetic field at point M, which is at a distance A from it. Magnetic field at a point A, which is magnetic field at a point A from the point Q is H1। और अगर इसमें I करंट फ्लो कर रही है तो आप याद रखें कि ये जो करंट आई है इससे चूंकि एंगल ही जीरो हो जाएगा जब इसे ज्वाइन करेंगे, तो इससे तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस सेगमेंट से तो जीरो, लेकिन इस सेगमेंट से H1 अगर आप निकालेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए साइन फाई 1 मीन्स साइन 90। यहाँ पर एंगल कितना है 90, बल्कि इस पॉइंट को यहाँ पर इनफाइनाइट जब ले जाया जाएगा तो ये एंगल कितना आ जाएगा फाई 1 90 और फाई 2 हो जाएगा 0 साइन 0। तो फाइनली ये वैल्यू जो होगी वो H1 आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए। सेकेंड पार्ट में इन्होंने ये कहा है कि अनदर वायर QS इज ज्वाइंड एट पॉइंट Q so that half of this current passes through QS and another half passes through IQR। जो I करंट थी वो डिवाइड हो गई है, अब I/2 इस वायर में जा रही है और I/2 इधर आ रही है, I/2 QS में जा रही है। तो यहाँ पर फिर से अगर इस पॉइंट से देखें, इसमें जो करंट पास हो रही है उससे तो मैग्नेटिक फील्ड होगी 0 और इस पार्ट से पिछली बार की तरह ही कितनी हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए, और इस पार्ट से कितनी हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट इसमें कितनी है I/2 तो I/2 बाई ए, ये करेंगे तो 1 + 1/2 तो 3/2 H1 बाई H2 ही आपसे पूछा गया था। इसमें फाइंड या द रेशियो ऑफ H1 is to H2 इज गिवन बाई, तो यहाँ पर 1/2 1 और 2/3 ये सब ऑप्शन दिए थे, तो इसका ये सी ऑप्शन सही है और वो है 2/3। अब इसमें हम करेंगे सेल्फ इंडक्शन। तो क्या होता है सेल्फ इंडक्शन? यहाँ देखिएगा, अगर हम किसी करंट कैरिंग कॉइल ले लें जस्ट लाइक सोलेनॉइड और इसमें किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें, फिर कोई रियोस्टेट ले लें वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिससे कि करंट इसमें हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि ये अगर प्लस है माइनस तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से करंट फ्लो करेगी, और इसमें करंट अगर I फ्लो कर रही है, बात हम कर रहे हैं सेल्फ इंडक्शन की, तो इसी कॉइल में अगर हम मान लें कि नंबर ऑफ टर्न्स क्या है N है और एक टर्न में चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है फाई है, कब फ्लक्स में चेंज होगा, आप जैसे ही करंट इसमें पास करेंगे ये मैग्नेटिक लाइंस इंड्यूस हो जाएंगी। करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट सोलेनॉइड। तो जब इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी तो आप खुद देखिए कि अगर इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की हेल्प से मान लीजिए थोड़ी देर के लिए करंट को हम डिक्रीज करते हैं, तो जैसे ही करंट डिक्रीज करोगे इसमें नंबर ऑफ लाइंस चेंज हो जाएंगी। नंबर ऑफ लाइन चेंज होने से किसी भी टर्न में नंबर ऑफ
लाइंस चेंज होंगी जिससे फ्लक्स चेंज होगा, एंड फ्लक्स के चेंज होने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। चूंकि सर्किट क्लोज है तो करंट इंड्यूस होगी। आप लोगों से मैं पूछता हूं, व्हेन करंट इज डिक्रीज्ड इन दिस कॉइल, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। एक तो करंट हमने जो दिखा रखी है वो है आई, जो कि सेल से है, बैटरी से है। अब करंट को चेंज करके जो इसमें फ्लक्स चेंज हुआ है उससे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो मैं आपसे पूछता हूं वो करंट की डायरेक्शन इसके सेम डायरेक्शन में होगी या अपोजिट होगी? सेम होगी। आपको समझाता हूं। लगता तो ये है कि अपोजिट होगी, जैसा कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है, लेकिन लेंज लॉ जो कहता है, लेंज लॉ स्टेट्स दैट कि the direction of induced current will be such that it will always oppose the cause due to which it is produced। तो अगर हम इसे डिक्रीज होने की वजह से, काज क्या है ईएमएफ इंड्यूस होने का, करंट का डिक्रीज होना, तो करंट के डिक्रीज होने से जो काज होगा तो उसको अपोज करना है, इसका मतलब करंट को इंक्रीज करना है। इंक्रीज तभी हो पाएगी जब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में। हाँ, अगर करंट को हम इंक्रीज करेंगे तब जरूरी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तब वो इंक्रीज को अपोज करेगी, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगी तभी अपोज हो पाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ ध्यान रखिएगा और परेशान मत होना अगर ये लोग दे देते हैं, क्योंकि ये लोग पहले इसको हम ही खुद स्वयं करा चुके। एनीवे, लेट देयर आर, हम बात कर रहे हैं सेल्फ इंडक्शन की, लेट देयर आर n टर्न्स in the coil and change of flux in one turn is 5। मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में n है और एक टर्न में 5 चेंज ऑफ फ्लक्स है। चेंज ऑफ फ्लक्स क्यों हुआ है? क्योंकि जब करंट को डिक्रीज करोगे तो ये करंट जब चेंज होगी तो नंबर ऑफ लाइन चेंज हो जाएंगे, तो फ्लक्स में नंबर ऑफ लाइन ही होता है फ्लक्स, तो फ्लक्स चेंज होगा। तो अब टोटल चेंज ऑफ फ्लक्स, टोटल चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ करंट। मतलब कि जितनी करंट आप ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ करंट, मतलब n phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मीन्स n phi एक कांस्टेंट आ जाएगा Li, एंड दिस L इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। L को क्या कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब अगर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को हम डिफाइन करना चाहें तो ये क्या होगा? n phi बाई I। तो L को हम डिफाइन करना चाहें, अगर हम I को ले लें क्या 1 एम्पियर, तो L विल बी नथिंग बट n phi। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को हम डिफाइन करना अगर चाहें, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसको डिफाइन करना चाहें तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू द टोटल चेंज ऑफ फ्लक्स, टोटल चेंज ऑफ फ्लक्स when 1 ampere, when 1 ampere current is changed in the same coil। इसे नोट करो।
इससे हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? ये तो आ गया n phi इज इक्वल टू Li फ्रॉम Faraday's second law. E is nothing but minus n delta phi by delta t. So E will be nothing but minus delta n phi upon delta t. और n phi किसके बराबर है? Li. आगे ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो n phi की जगह हम क्या लिख देंगे? Li अपॉन डेल्टा टी। सो E विल बी माइनस L डेल्टा I बाई डेल्टा टी। और याद रखिएगा E इज माइनस L डेल्टा I बाई डेल्टा टी। इसमें अगर इफ delta I by delta t, that is rate of change of current, if rate of change of current in the coil is 1 ampere per second, तो आप खुद देखिए कि इसमें आप अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, E is nothing but minus L या L is nothing but minus L, तो इससे भी हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। क्या? कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन is equal to the value of induced EMF if induced EMF E if rate of change of current in the coil is 1 ampere per second। याद रखिएगा ये रिजल्ट आगे काफी यूज कई जगह हम लोगों ने यूज भी किया है। E इक्वल टू माइनस L di/dt। तो ये तो बात थी सेल्फ इंडक्शन की, इसको नोट कर लीजिए या पास करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन की। म्यूचुअल क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन में कि यहाँ पर कोई कॉइल है और इस कॉइल को हम करंट और वेरिएबल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरी कॉइल को गैल्वेनोमीटर में से कनेक्ट कर देते हैं। ये कॉइल इसकी एक्सिस में भी हो सकती है। कई न्यूमेरिकल हम लोगों ने किए कि ये इसकी एक्सिस पर भी हो सकती है। आगे न्यूमेरिकल करवा देंगे, कुछ है इस पर बेस्ड करवाए भी है। तो हम यहाँ ये देखें कि अगर हम लोग करंट, इसको प्राइमरी कॉइल कह सकते हैं, करंट इसमें प्राइमरी कॉइल में अगर चेंज किया जाए तो चेंज ऑफ फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में भी होगा और सेकेंडरी कॉइल में जो चेंज ऑफ फ्लक्स होगा वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पर करंट
कितनी चेंज हो रही है, उसको 1 मान ले, उसको 2 मान ले। तो चेंज ऑफ फ्लक्स in the secondary coil is directly proportional to the change of current in the प्राइमरी कॉइल। ध्यान देना, N2 इज टोटल चेंज ऑफ फ्लक्स। मान लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है और चेंज ऑफ फ्लक्स इन 1 टर्न क्या है, phi2 है। तो N2 phi2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। अगर लिखें N2 phi2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 लिखें तो N2 phi2 will be equal to MI1। तो इसमें M जो है क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, M जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और M की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या होगा, N2 phi2 अपान I1, और I1 की वैल्यू अगर हम लोग ले लें 1 एम्पियर, तो M विल बी नथिंग बट N2 phi2। तो यहाँ अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें क्या, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल टू द टोटल चेंज ऑफ, क्या, is equal to the total change of flux in the secondary coil when 1 ampere current is changed in first coil। देख सकते हैं कि M क्या है, N2 phi2। ये जरा इसको कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को इंड्यूस्ड ईएमएफ के भी टर्म्स में डिफाइन किया जा सकता है। तो अब हम लोग उस तरह से डिफाइन करेंगे कि फ्रॉम, यहाँ तो आ गया N2 phi2 इज नथिंग बट MI1 फ्रॉम फैराडेज सेकेंड लॉ। क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ E विल बी माइनस M डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। यहां पर हम लोग सेकेंड चूंकि है तो phi2 कर सकते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, माइनस N डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होगा, लेकिन हम इसको phi2 लिख सकते हैं। और चूंकि सेकेंडरी कॉइल है तो यहाँ N2 टर्म यूज कर सकते हैं। और इंड्यूस्ड ईएमएफ E विल बी डेल्टा N2, चूंकि कांस्टेंट है तो उसको डेल्टा के अगर अंदर लिखें बाई डेल्टा टी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डेल्टा MI1 अपॉन डेल्टा टी। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ E विल बी माइनस M डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। आप ये बताइए कि इसमें अगर हम लोग डेल्टा I1 बाई डेल्टा टी को 1 एम्पियर पर सेकेंड ले लें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ E विल बी नथिंग बट माइनस M और डेल्टा I1 बाई डेल्टा 2 के लिए 1, यानी M की वैल्यू क्या होगी, माइनस E। और यहाँ पर M है क्या, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन।
तो अब हम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि यहां पर डिफाइन कर देते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन is equal to total is equal to the value of induced EMF in the secondary coil if rate of change of current in primary coil is 1 एम्पियर पर सेकेंड। यानी यहाँ पर अगर ये वैल्यू हम 1 एम्पियर पर सेकेंड ले लें तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन M is nothing but -2।